तो बात करेंगे, देश में 3 उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा सीटों के, और चुनाव आयोग ने इसके लिए बाकायदा तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब बारी है राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दलों की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान भी शुरू हो गया है। नामांकन का काम भी शुरू हो चुका है तीनों विधानसभा सीटों पर। पहली सीट है बिहार की बांकीपुर सीट। बांकीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। दूसरी सीट है दतिया मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती की एक मामले में सजा होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई, वो अयोग्य करार दिए गए और इसके बाद इस दतिया सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तीसरी सीट है गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीट की। तीनों सीटों की अभी की तारीख में स्थिति क्या है, इन सीटों का चुनाव का गणित क्या है, तमाम बिंदुओं पर हम विचार करेंगे और आपके साथ विमर्श करेंगे और आपको तमाम तथ्यों से अवगत कराएंगे। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है और आप सियासी पिच देख रहे हैं। देश की राजनीति को लेकर, राजनीति से जुड़ी खबरों को लेकर और खबरों के पीछे की खबर को लेकर हम आपके बीच हाजिर होते रहते हैं। बात बिहार से शुरू करते हैं। भाई, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट खाली हुई है तो बात करना बनता है। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट जो है उसके बारे में स्पष्ट तौर पर जान ले कि वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मजबूत किला है। मतलब कि जब से बांकीपुर विधानसभा सीट बनी है तब से वहां भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है, और जीत भी कोई छोटी मोटी नहीं, भारी भरकम वोटों से जीत होती है। हम पिछले चुनाव के नतीजों पर अगर गौर करें तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नितिन नवीन, जो अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 51,936 वोटों से यह सीट जीती थी। मतलब लगभग 52,000 वोटों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को इस चुनाव में परास्त किया था। रेखा गुप्ता का नाम एक बार फिर से घोषित हो चुका है, वो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार फिर से घोषित हो गई है। लेकिन इस बार जो बांकीपुर में चल रहा है उस पर पूरे देश की निगाह है। क्यों? क्योंकि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद ही यहां से उम्मीदवार हो गए हैं। अब प्रशांत किशोर हैं तो बिहार के, बिहार में उनकी पार्टी जन सुराज है, लेकिन प्रशांत किशोर को जानता पूरा देश है। प्रशांत किशोर की चर्चा, प्रशांत किशोर का परिचय पूरे भारत में है। ऐसा राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला हर व्यक्ति उनको रणनीतिकार के तौर पर जानता है। और वो प्रशांत किशोर जिन्होंने इस देश में हजारों विधायक बनाए होंगे, वो खुद विधायक का चुनाव लड़ने के लिए और ऐसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए जहां जीतना अब तक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता है। प्रशांत किशोर के मैदान में आने से बांकीपुर का पूरा गणित इधर का उधर हो गया है। वो बुद्धिजीवी वर्ग जो बीजेपी के साथ चला जाता है, आज उनका रुझान जो है प्रशांत किशोर की ओर देखा जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हैं रेखा कुमारी गुप्ता, उनका नाम मंगनी लाल मंडल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने घोषित किया। लेकिन जब उनका नाम अनाउंस हो रहा था तो कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, वीआईपी का कोई नेता नहीं था, लेफ्ट का कोई नेता नहीं था, मतलब कि इंडिया ब्लॉक का कोई नेता वहां पर मौजूद नहीं था। राजद की ओर से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया एक तरफा। कांग्रेस में कई सुर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस को के कुछ नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर को समर्थन करना चाहिए था, तो कांग्रेस के ही कुछ नेता कह रहे हैं हमारा राजद के साथ गठबंधन है, राजद ने उस सीट को पिछली बार लड़ा था, इस बार हम भी राजद के ही साथ हैं। लेकिन 2025 में यह सही बात है कि राजद ने सीट को लड़ा था, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे। 2015 में कुमार आशीष, जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो बांकीपुर के उम्मीदवार थे। और 2020 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में आसनसोल के सांसद टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा यहां से चुनाव लड़े थे। लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बार प्रशांत किशोर को अपना समर्थन दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने बाकायदा पोस्ट जारी किया है। तेज प्रताप यादव की पार्टी है जनशक्ति जनता दल, वीना मानवी उससे चुनाव लड़ रही हैं। राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी है एक, उसके कैंडिडेट उपेंद्र सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। और उम्मीदवार
कई छोटे बड़े मिलाकर के सामने आएंगे। अब बात कर लेंगे दतिया की। दतिया मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की ऐसी सीट है कि जिस पर पूरे मध्य प्रदेश की निगाह तो रहती ही है। बड़े हैवी वेट लीडर नरोत्तम मिश्रा, और नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस के कैंडिडेट राजेंद्र भारती ने पिछली दफे चुनाव में हरा दिया था। और जब यह चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश की हवा थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और नरोत्तम मिश्रा को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट ने उनको हरा दिया। लेकिन एक मामले में उनकी सदस्यता चली गई, तो इसके बाद कांग्रेस के विधायक की सीट खाली हो गई। अब वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की तैयारी है। कांग्रेस का मानना है कि हमने पिछली बार भी हराया था, इस बार भी हरा देंगे। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल था, उस दौर में भी हमने उनको हराया था, बीजेपी के कैंडिडेट को। इस बार तो बीजेपी पर कई आरोप हैं, सत्ता विरोधी लहर है। तो यहाँ से पूर्व विधायक जो हो चुके हैं राजेंद्र भारती, उनकी पत्नी शोभा भारती का नाम कांग्रेस में तेजी से चल रहा है उम्मीदवार के तौर पर। उम्मीदवारों की पड़ताल शुरू हो गई है। पूर्व विधायक घनश्याम सिंह कांग्रेस के ही हैं, उनकी भी चर्चा है। और एक अवधेश नायक नेता है जो पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। दतिया में कांग्रेस जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। तीसरी सीट है मंजलपुर। मंजलपुर है गुजरात की सीट। गुजरात वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का क्षेत्र, उनका राज्य, और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही मजबूत गढ़। वहां पे योगेश पटेल जो वहां के विधायक थे, उनका निधन हो गया, उसकी वजह से ये उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि योगेश पटेल इस इलाके में इतने लोकप्रिय थे कि लगातार उन्होंने 8 बार इस सीट से चुनाव में जीत हासिल की थी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर। मंजलपुर विधानसभा सीट जो है वडोदरा जिले में आती है। और वडोदरा जिले की आपको बात बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, एक वाराणसी, दूसरा वडोदरा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वडोदरा में भाजपा कितनी मजबूत होगी। और आप जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि पिछली बार जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भाजपा के उम्मीदवार योगेश पटेल की जीत यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हुई थी। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर तस्वीन सिंह को हराया था। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के विनय सुभाष चौहान थे। और उसके पहले भी अगर चले जाएँ 2017 में भी लगभग 56,000 वोट से यहाँ बीजेपी जीती थी। वडोदरा लोकसभा क्षेत्र में 2024 में भाजपा 6 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीती थी। इससे आप भाजपा की ताकत का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन राजनीति में कोई हारता कहाँ है, राजनीति में तो प्रयोग प्रयास चलते ही रहते हैं। वडोदरा में भी कांग्रेस की मीटिंग दर मीटिंग लगातार जारी है। वडोदरा सीट पर कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है कि यहाँ के सबसे लोकप्रिय नेता थे योगेश पटेल, उनका निधन हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के कई पुराने नेता अब इस धरती पर नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है, कांग्रेस को आशा की किरण दिखाई दे रही है और आशा की किरण दिखनी भी चाहिए। बहरहाल हमने तीनों विधानसभा सीटों के बारे में आपको बता दिया जहां उपचुनाव होने वाले हैं। 30 जुलाई को वोटिंग होगी, 3 अगस्त को मतगणना होगी। देश में चुनाव चलते रहते हैं, चुनाव दर चुनाव चलते रहते हैं। एक और उपचुनाव का आनंद लीजिए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, इन चुनावों पर? अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।